नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 11 को। यह आपकी 28 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि आपको फर्स्ट टर्म में असेसमेंट वर्कशीट मिला करती थी, वही सेम शेड्यूल आपका सेकंड टर्म में रहने वाला है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको खुद कीजिए। अगर आप खुद करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा, कितना आपने सीखा है। अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना है। उसके बाद आपके जो भी आंसर्स या सॉल्यूशन रहते हैं वो आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। वैसे भी ये जो असेसमेंट वर्कशीट आ रही है ये काफ़ी ईजी होती है, क्योंकि लास्ट 2 वीक की जितनी भी वर्कशीट आपको मिलती है उन्हीं पर बेस्ड आपका असेसमेंट होता है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है इसमें 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए, एक गद्यांश दिए गए, सोर्स दिए गए, उस पर बेस्ड रहेंगे हमारे 4 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट में हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम इसी गद्यांश इस स्रोत को पढ़ने के साथ। ये जो गद्यांश दिया गया है ये गद्यांश दिया गया है हमारे ज्योग्राफी भूगोल के 6 चैप्टर विनिर्माण पर बेस्ड है, वहां से ये लिया गया है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, यानी कि जापान है वो भारत से सूत का आयात करता है। हम निर्यात करते हैं और जापान आयात करता है। इसके साथ साथ भारत में बने जो सूती वस्त्र हैं इनकी भी विदेशों में खूब धूम है, खूब डिमांड है इनकी। हम निर्यात कहाँ कहाँ करते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अफ्रीका के देश है जहां पर हम बने हुए कपड़े, सूती वस्त्र के जो कपड़े हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। सूती रेशे के व्यापार में भी भारत की जो भागीदारी है वो अच्छी खासी है। और कुल अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका लगभग 1/4 यानी कि 25% जो सूत का निर्यात है वो हम करते हैं, यानी कि सूत के व्यापार में हमारी भागीदारी 25% के आसपास है। हमारे जो कताई कारखाने हैं वो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में भी सक्षम है। यानी हम जो जितना भी सूत पैदा करें वो सूत जो हम निर्यात करें उसके बजाय हम कपड़े भी निर्यात कर सकते हैं। हमारे पास वो पोटेंशियल है। लेकिन बुनाई, कताई और प्रक्रमण जो इकाइयां हैं देश में वो उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का प्रयोग नहीं कर पाती, उपयोग नहीं कर पाती। उच्च कोटि का जो हमारा धागा है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने और अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। इसका एक कारण तो यह है कि हम उच्च कोटि के धागे का बाहर निर्यात कर देते हैं। दूसरा ये कि अपने देश में बड़ी इकाइयां कम है, छोटी इकाइयां, और छोटी इकाइयों का फोकस कहाँ है? फोकस है लोकल मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरा करना है, यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस ही नहीं करें। यह इस उद्योग की बड़ी कमी है जिसके फलस्वरूप हमारी बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का हम निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ये लूप होल है, एक कमी कह लीजिए, कि अगर हम सूत का निर्यात करने के बजाय अगर सूती वस्त्र बना करके निर्यात करें तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एड हो, हेल्प हो, तो वो दी जा सकती है। तो ये हमने पढ़ा स्रोत, गद्यांश, अंश। अब इस पर आधारित रहेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस। चलिए उनको देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, जापान भारत से सूत का क्या करता है? जापान भारत से सूत का आयात करता है। पहला ऑप्शन दिया गया, निर्यात करता है, आयात करता है, निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है आपका बी रहेगा, जापान भारत से सूत का आयात करता है। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले में। दूसरा आपका प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में बने सूती वस्त्र का आयातक है? यानी कि भारत में बने सूती वस्त्र है उस देश में जाते हैं। ओके, कौन सा देश है? पहला विकल्प दिया गया यूएसए, दूसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका इंग्लैंड, और चौथा विकल्प दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। फर्स्ट में करेक्ट आंसर आपका बी था और सेकंड में आपका डी रहेगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, सूती रेशे के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है, कितनी हिस्सेदारी है हमें बताना है। ओके, 4 विकल्प दिए गए। पहला लगभग 50%, दूसरा लगभग 25%, तीसरा दिए गए लगभग 75%, चौथा विकल्प है लगभग 5%। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, लगभग 25%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पादित किए गए उच्च कोटि के धागे का अधिकांश उपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि कारण दिए गए, इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने, पहला दिया गया।
दूसरा, अधिकांश जो इकाइयां वो छोटी और बिखरी हुई है। तीसरा, ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि कुछ ही बड़े आधुनिक कारखाने, और दूसरा जो इकाइयां बाकी रह गई वो छोटी है और बिखरी हुई है और स्थानीय मांग के अनुसार कपड़े का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर थर्ड में आपका बी रहेगा और फोर्थ में आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, 2 मार्कर हैं, 3 मार्कर है और 4 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ, पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, ये हमें बताना है। तो जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम विनिर्माण या वस्तु निर्माण बोलते हैं। यानी कि क्या किया जाता है इसमें, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण। ओके, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये विनिर्माण के एग्जाम्पल है। ओके, इसका महत्व की बात करें तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसका महत्व है, किसी देश में रोजगार में बढ़ोतरी होती है, निर्धनता में कमी आती है, देश की आय में वृद्धि होती है। तो ये आप अलग से भी लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद छठा जो हमारा प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न दिया गया कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं, जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे कपास, चीनी, चाय, कॉफी आदि। खनिज आधारित उद्योग वो होते हैं जो कच्चा माल खनिज से प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। ओके, वो हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है तो इसको लेंथ ही करने का, लंबा खींचने का मतलब ही नहीं बनता। क्लियर। उसके बाद सेवंथ आपका क्वेश्चन दिया गया, 7वां प्रश्न देखिए, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ओके, यानी कि कृषि और उद्योग है वो एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं ये हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ये भी आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए, भारत में जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उन्होंने कृषि पैदावार बढ़ाने में एक तरीके से योगदान दिया। यानी कि जितने भी कृषि आधारित उद्योग है उन्होंने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। क्यों प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यही कृषि आधारित उद्योग है तो इन्होंने मांग बढ़ा दी उन प्रोडक्ट की, तो इसलिए उत्पादन अधिक हुआ है। ये उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये जो उद्योग है ये कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करेंगे, कृषि से प्राप्त करेंगे। और इनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद है, जैसे सिंचाई के लिए पंप हो गया, उर्वरक कीटनाशक दवाएं होगी, प्लास्टिक की पाइप होगी, मशीनें हो गई, कृषि औजार हो गए, ये सभी किसके लिए जरूरी होते हैं, कृषि के विकास के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दोबारा से देखिए कि कृषि और उद्योग है वो एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ओके, दोनों एक दूसरे के विकास के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे भारत में जो कृषि पर आधारित उद्योग है उन्होंने कृषि के पैदावार को बढ़ाया, क्योंकि डिमांड होगी तभी तो उत्पादन बढ़ेगा ना। और ये जो उद्योग है वो कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। ओके, इसलिए कृषि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। और ये जो कृषि आधारित उद्योग है, अगर कृषि नहीं होगी तो वो कैसे डिपेंड, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कच्चा माल नहीं मिलेगा। ओके, ऐसे ही जो कृषि का विकास है वो इन उद्योगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कृषि में हमें चाहिए, सिंचाई के लिए पंप चाहिए, उर्वरक कीटनाशक चाहिए, प्लास्टिक पाइप चाहिए, मशीनें चाहिए, कृषि औजार चाहिए, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये उद्योगों से आ रहे हैं। यानी कि उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करा, और कृषि अपने विकास के लिए जो साधन चाहिए, जो मशीनें चाहिए, उसके लिए उद्योग पे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर है, पूरक है ये। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न दिया गया कि आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो हमें इस डेफिनेशन देना और एक एग्जाम्पल दे देंगे, हो गया, इतना काफ़ी है। जिनका निर्मित सामान दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है, यानी कि जिनका निर्मित साधन जो सामान है वो दूसरों उद्योगों का आधार होता है, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ओके, यानी कि जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ देखिए लोहा इस्पात उद्योग या रसायन उद्योग है। अब लोहा इस्पात उद्योग ने लोहा बना दिया, ओके, स्टील बना दिया। अब जो स्टील और लोहा है वो सीधे तो हम घर पे नहीं लेके आएंगे ना, कि घर पे लेके आएंगे उससे हम बर्तन बना लेंगे, उससे दरवाजे बना लेंगे, ऐसा नहीं है ना। वो कोई और उद्योग लेके जाएगा, और जो उद्योग वो लेके जाएगा वो उससे सामान, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, वो हमारे पास पहुंचेंगे। यानी कि जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो उसका वो क्या है, दूसरे उद्योगों का आधार है, उसका जो कच्चा माल, तैयार माल है। ओके, तो उन्हें बोलते हैं हम आधारभूत उद्योग। तो जिनका निर्मित सामान दूसरे उद्योगों का आधार होता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लोहा इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग है, ये आधारभूत उद्योग में आएंगे। क्लियर। उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है और संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग है वे एक दूसरे से भिन्न कैसे, ये हमें बताना है। ओके,
तो सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें हम सार्वजनिक उद्योग बोलेंगे। सरकारी उद्योग बोल दिया, ओके। जैसे सेल, SAIL हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया। ऐसे ही ONGC हो गया, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो ये क्या है? ये सार्वजनिक उद्योग है, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ये। क्लियर? संयुक्त उद्योग कौन से होते हैं? जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा, निजी क्षेत्र जो द्वारा साझा रूप से प्रबंधित किए जाते हैं, यानी कि उसमें पैसा प्राइवेट सेक्टर का भी लगा है, उसमें पैसा गवर्नमेंट का भी लगा है, तो उनको बोलते हैं हम संयुक्त उद्योग। जैसे OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये किसमें? संयुक्त क्षेत्र में। प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा इसमें, गवर्नमेंट सेक्टर का भी लगा हुआ है। तो ये हो गया इनमें डिफरेंस कि सार्वजनिक यानी कि सरकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, उनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10वां प्रश्न दिया गया। 10वां प्रश्न है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपको सिर्फ हेडिंग दिए और वर्कशीट के अकॉर्डिंग इतनी काफ़ी रहेगी। हालांकि जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये हमें बताना है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है, पहला कच्चे माल की निकटता। जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होता है वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे चीनी उद्योग है, कहाँ लगेगा? जहाँ गन्ना होगा। अब जो लोहा इस्पात उद्योग, वो छोटा नागपुर पठार के आसपास क्यों? क्योंकि वो लोहा इस्पात मिलता है, लोहा मिलता है, लोहेस्क मिलता है, ओके। जैसे पटसन उद्योग है, वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हैं, 98 किलोमीटर लंबी जो बेल्ट है उसमें। क्यों है? क्योंकि पटसन वहीं पैदा होता है। जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है वो गुजरात में या महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि वहाँ पर कपास पैदा होती है। तो कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। उसके बाद अब बाजार की निकटता। अब बाजार है वो भी देखा जाता है ना। प्रोडक्शन क्यों करें? प्रोडक्शन करें, मार्केट में बेचना है। मार्केट जितनी पास होगी उतना ही बेटर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। तो ये भी प्रभावित करता है, ये भी ध्यान में रखना होता है कि उद्योग लगाते हुए कि मार्केट पास में हो। तीसरी चीज़ है परिवहन के साधन, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे जो हैवी उद्योग होते हैं, भारी उद्योग होते हैं, उनके लिए सस्ता परिवहन चाहिए, तो वो हमेशा देखेंगे जहाँ रेलवे लाइन आसपास हो या जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, तो वहाँ पर लगने की संभावना ज़्यादा होती है भारी उद्योग की। और बाकी उद्योग भी ये देखते हैं कि कितना कहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, वहीं पर उद्योग लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे चीनी उद्योग है, तो जब हम दिल्ली से हावड़ा तक जाते हैं तो हर एक रेलवे स्टेशन पर एक आपको शुगर मिल मिलेगी, चीनी मिल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनको परिवहन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसी ऊर्जा के संसाधन है। अब उद्योग है, हाथ से चलाने से रहे, या तो कोयला चाहिए या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तो उसके लिए जो ऊर्जा का संसाधन है वो कोयला होता है, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कोयला पास में उपलब्ध हो। अब छोटा नागपुर पठार में लोहेस्क भी है और कोयला भी है, इसलिए वो उद्योग वहीं पे डेवलप हो गया। सस्ता श्रम, ये जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उसमें हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, इतनी संख्या हो सकती है। अब श्रमिक भी चाहिए और साथ में कैसे चाहिए? सस्ते होने चाहिए। इसलिए जहाँ घनी जनसंख्या होती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उद्योग भी वहीं लगते हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो। पतन की सुविधा भी चाहिए। कुछ उद्योग जो एक्सपोर्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ बंदरगाह की सुविधा होनी चाहिए, पतन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए, ओके। या मशीनों का आयात करना हो तो वो भी ईजी हो जाता है। सुरक्षा, ये भी प्रभावित करता है उद्योगों की अवस्थिति को। उद्योग वहाँ लगाएंगे जहाँ पे सुरक्षा हो, शांति हो। अब ऐसा तो नहीं कि जहाँ रोज दंगे लड़ाई झगड़े होते हैं और वहाँ पे रोज हड़ताल होती है, वहाँ पे उद्योग लगा देंगे। भाई पूरे लाइफ की पूंजी लगानी होती है वहाँ पर, तो ये भी प्रभावित करता है। अब देखिए, जैसे दिल्ली NCR के आसपास अगर बात की जाए तो यहाँ पे उद्योग कहाँ लगेंगे? उस साइड में लगेंगे जहाँ पे कंपेरेटली पीसफुल एरिया, तो उस एरिया में वो सेटअप होता है। जहाँ पर पीसफुल एरिया नहीं है, लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज होती है, तो वहाँ पर उद्योग नहीं लगते। बॉर्डर एरिया के आसपास कहाँ सेटअप होते हैं? नहीं हो पाते ना, ओके। जलवायु है, ये भी उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग वहाँ लगते हैं जहाँ की जलवायु ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्म हो, क्योंकि ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म जलवायु होगी तो प्रोडक्टिविटी श्रमिकों की वो कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेसिफिक जलवायु भी चाहिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये तटीय इलाकों में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो धागा होता है वो बार बार नहीं टूटता, क्योंकि वहाँ भी नमी होती है। क्लियर? तो ये भी प्रभावित करता है। ऐसे ही पूंजी है, पैसा भी तो चाहिए, और पैसा जो इन्वेस्टर होते हैं वो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क कम होता है। तो ये कुछ कारक है जिनको आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे जब एग्जाम में आएगा। यहाँ पे इतना ही लिख दोगे तो काफ़ी है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।